अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फ़ाइज़ा कुरैशी और आपके सामने हाजिर हूं वॉइस ऑफ सिंध की स्टोरी सक्सेस स्टोरी के साथ। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान काशिफ गिरामी साहब। काशिफ गिरामी साहब का ताल्लुक़ आर्ट्स काउंसिल की गवर्निंग बॉडी से है। मारूफ ऑर्गेनाइज़र हैं। कराची में होने वाली आर्ट एंड कल्चर एक्टिविटीज़ में एक जाना माना नाम है। काशिफ गिरामी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका ताल्लुक़ जो है वो सकाफ़ती अदबी सरगर्मियों से है और कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है। इसमें मेरे ख़्याल से जितनी तकरीबात होती थी वो कहीं नहीं होती। क्या समझते हैं अदबी और सकाफ़ती सरगर्मियों में क्या किरदार है आर्ट्स काउंसिल का? अच्छा, अब आर्ट्स काउंसिल के पॉइंट ऑफ व्यू से दो बातें हैं जी। जो कि एक बात तो ये है कि अच्छी बात नहीं है कि सिर्फ एक ही इदारे पे सारा बोझ पड़ जाए, कभी भी अच्छा नहीं होता। अब मैं शहर की बात करूं तो शहर में बहुत सारे इदारे होने चाहिए आर्ट्स काउंसिल जैसे, और उन सबको काम भी करना चाहिए। अच्छा, कुछ इदारे हैं भी, उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की तो सारा बोझ आर्ट्स काउंसिल के ऊपर आ गया। सिर्फ एक ये आर्ट्स काउंसिल की जिम्मेदारी नहीं थी, सबको मिलकर कलेक्टिवली सोसाइटी में बेहतर तौर पे आगे बढ़ने की ज़रूरत थी। लेकिन एक लोगों के जहनों में एक चीज़ है, एक उसका एक जो आप कहते हैं ना कि आप आर्ट्स काउंसिल को समझते हैं कि जितनी भी फ़न से रिलेटेड सरगर्मियां हैं, या अगर हमारी अब तो न्यू जनरेशन भी आर्ट्स काउंसिल का रुख कर रही है जो कि पिछले ज़मानों में नहीं करती थी, तो सबका फोकस जो है वो आर्ट्स काउंसिल की तरफ ही हो गया है। अच्छा, आर्ट्स काउंसिल ना ये वाइब्रेंट हुआ है पिछले 15 साल से, और आर्ट्स काउंसिल वैसे बना था 1954 में। तो 1954 में ये 7 लोगों की एक बॉडी थी जिन्होंने ये जगह हासिल की थी और उसके बाद इसको रजिस्टर किया था। ये एक जदीद आर्ट्स काउंसिल है 15 साल से, और इस जदीद आर्ट्स काउंसिल के बानी मोहम्मद अहमद शाह साहब हैं। जी हाँ। अच्छा, मोहम्मद अहमद शाह साहब ने इस 15 साल में इस आर्ट्स काउंसिल में जान फूंक दी है। दरो दीवार पहले भी थे, दरो दीवार अब भी हैं, लेकिन उसके अंदर कंटेंट आ गया। पहले यहाँ ये कंटेंट लैक करता था सारा का सारा, और यूथ जैसे ही वो आए उन्होंने यहाँ पे यूथ फेस्टिवल्स शुरू किए। आप जो यूथ की बात कर रही हैं, उन्होंने एंगेज किया तकरीबन लाखों की तादाद में यूथ को, और उनमें उनके शोबे मुख्तस कर दिए और ओपन ट्रायल शुरू कर दिया उन्होंने पूरे कराची से। और उसके साथ फिर यूथ कनेक्ट होना शुरू हो गई आर्ट्स काउंसिल के साथ। अब एक यूथ के पूरे वो आर्ट्स काउंसिल मेंबर नहीं है, लेकिन वो एसोसिएट हो गए इस इदारे के साथ। तो फिर उन्होंने वहां से ट्रेनिंग्स ली, और ट्रेनिंग लेने के बाद इस वक्त शहर में बहुत सारे यंग कल्चरल कैफेज चल रहे हैं, और वो उसकी बुनियाद वहीं से हुई कि मेंटरशिप प्रोग्राम आर्ट्स काउंसिल ने किया था, और वो हर एरिया में गए थे। अब तो माशाल्लाह हमारे पास स्टूडियोज भी तैयार हो गए हैं, और स्टूडियोज में हमारे पास फिल्म्स की और टीवीसीज की और ब्रांडेड शोज की रिकॉर्डिंग्स भी होना शुरू हो गई हैं। हमारे पास 2 बिल्कुल हाईली इक्विप्ड जो है वो स्टूडियोज हैं इस वक्त नई उसमें। उसके अलावा हमारे पास पूरा आर्ट स्कूल जो है वो हम आर्ट यूनिवर्सिटी की तरफ लेके जा रहे हैं। आपके वालिद साहब की कुछ बात करना बहुत ज़रूरी है, और सैफुर रहमान गिरामी साहब, कुछ बताइए उनके बारे में। अच्छा, अब्बा का हमारे ताल्लुक़ जो है वो माइग्रेशन के बाद जो है वो हैदराबाद सिंध से था। सही। माइग्रेशन होने के बाद हैदराबाद सिंध में रहे, और जो उनकी पहली वजह शोहरत हुई वो हुई डिबेटर। वो हैदराबाद में डिबेट करते थे, और जब डिबेट करते थे तो उनका शोहरत जो थी सबसे पहले बहुत ही शोला जवान नौजवान की थी कि वो उनको बड़ा मलका था ज़ुबान पे, आवाज़ पे। और फिर उसके बाद जो है वो करते करते होते होते उनको एक नौकरी की ऑफ़र हुई, और वो जर्नलिज्म की तरफ आ गए। और वो एक सन अखबार होता था हैदराबाद में इंग्लिश का, उसमें उन्होंने सबसे पहले हैदराबाद से अपना कैरियर स्टार्ट किया। उसके बाद जब माश के हैदराबाद से जब शिफ्टिंग हुई कराची आए, तो कराची आने के बाद असल में उनका शोबा जो यहाँ हुआ वो सिंध इन्फॉर्मेशन हुआ। अच्छा, सिंध इन्फॉर्मेशन उस ज़माने में माशाल्लाह का इंफॉर्मेशन था, उस ज़माने में सेंसर का बड़ा रिवाज था। तो उसी वक्त में बहुत सारे लोगों की ज़ाहिर है उनको ऐसी मिल गई जिसको कहना चाहिए बड़ों का साथ, जिसकी वजह से वो फिर बहुत ज़्यादा वो सोशली कनेक्टेड हो गए यहाँ पे, और सोशल वर्क बहुत ज़्यादा करने लगे अपनी जॉब के साथ साथ। और उसी में रहते हुए उन्होंने फिर बहुत अपने कैरियर के आखिरी दिनों में उन्होंने फिर ये डिसीजन लिया कि अब आर्ट्स काउंसिल को वक्त देना चाहिए। जब वो अपने कैरियर में थे तो उन्होंने बहुत सारे काम ऐसे किए, और जिसमें एक मैं यहाँ पे कुछ एक चीज़ें इसलिए भी बताना चाहूँगा कि लोगों को पता चले। जैसे कराची में पहली दफ़ा सादक़ैन साहब के साथ जो वक्त कराची में गुजरा है वो आर्ट गैलरी थी, गैलरी सादक़ैन, वो उनके नाम पर हुई। सादक़ैन साहब की आखिरी जो नुमाइश थी, जो उन्होंने संगे मरमर के 40 नवादरात पत्थरों पे सूरह रहमान की ख़त्ताती हुई थी, और वो फ्रेयर हॉल के लॉन में, मुझे आज भी याद है, वो तकरीब हुई।
और उसके बाद दुनिया को पता चला कि सादक़ैन साहब ने सूरह रहमान को, और वो फिर उन्होंने शहर को तोहफा दिया अतियातन, वो बहुत ही महंगा चीज़ें थी, सब था। उसके बाद शुरू में उसको फ्रेयर हॉल में ही गैलरी सादक़ैन के अंदर रखा गया। आजकल अगर कोई देखना चाहे और शौक़ रखता हो तो मरकज़ इस्लामी जो है उसी ज़माने में, हमारे अब्बा के ज़माने में ही कायम हुई थी, आयशा मंजिल पर जी। उसके अंदर वो नवादरात मौजूद हैं, प्रिजर्व हुए हुए हैं। अगर कोई देखना चाहता है सूरह रहमान को संगे मरमर के पत्थरों पे सादक़ैन साहब के हाथ से, तो वो जाके देख सकता है। तो ऐसे ही उनके बहुत सारे काम हैं। ड्रामा राइटिंग को कहाँ देख रहे हैं इस वक्त? मैं अकॉर्डिंग टू कोविड नहीं बोल रही, मतलब वो जो स्टोरी राइटिंग अगर आप कहें, जो टीवी की बात कर रही हैं या फिल्म की बात? बिल्कुल मैं टीवी की बात करें। अच्छा, वो हमारा बड़ा मुस्तहकम था और जाहिर है हमने बड़े क्लासिक ड्रामास लिखे, लिखने वालों ने भी बहुत ज़बरदस्त अफसाना निगार भी थे, ड्रामा राइटर भी थे, सब थे। अब क्या समझते हैं, अब कहाँ आके खड़ा हुआ है हमारा ड्रामा? ये वो भी रुक गया है, मतलब उसको भी जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए था वो उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रहा है। राइटिंग की जो पॉलिसीज हैं वो किस तरफ जा रही हैं? थोड़ा सा एक चीज़ बताऊं मैं आपको, पॉपुलर होने का मतलब ये नहीं होता कि वो अच्छा है। सही, कभी भी बात याद रखिए। अच्छी चीज़ का दारोमदार जो है लोगों की पसंदीदगी मुख्तलिफ वक्त में बदलती रहती है, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि क्या वो वक्त है कि लोग इतना जुड़ के बैठे हों कि सन्नाटा हो? क्या वो वक्त है जबकि आपके पास इतनी चॉइसेस हैं? पहले तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही वक्त मिलता था, एक ही टाइम होता था 8 से 9 के दरमियान। अब आपके पास चैनल्स भी ज़्यादा हैं, सारी चीज़ें ज़्यादा हैं, लेकिन वो मेयार की चीज़ें नहीं निकल कर आ रही। ये एक मैं कहूँगा कि एक बहरहाल अलार्मिंग सिचुएशन है और इसमें बेहतरी की गुंजाइश है। जी बिल्कुल, मतलब पहले हमारे ड्रामों में जो है वो बताया जाता था, रिश्तों की पहचान कराई जाती थी, अब हमारा ड्रामा किसी और तरफ जा रहा है। वो इसलिए कि वो फिल्म भी पूरी कर रहा है ना, प्रॉब्लम आ गया ना। अगर फिल्म बनती रहती तो ड्रामा हमारा अच्छा रहता। इस बात को बहुत समझने की ज़रूरत है, ये बड़ी बारीक बात है। ड्रामा अपनी जगह चल रहा था तो फिल्म अपनी जगह चल रही थी। आप देखिए दोनों इदारे, टीवी और फिल्म, दोनों की ग्राफ ऊपर था। एकदम से क्या हुआ कि फिल्म का ग्राफ गिर गया तो टीवी पे ड्रामा की जगह फिल्म शुरू हो गई। अब वो पूरी 12 मसाले की चार्ट जो फिल्म होती थी वो पूरा का पूरा ड्रामा होने लगा। पहले ड्रामा तहजीब के साथ चलता था, फैमिली के साथ चलता था, तो उसका मौजू ड्रामा होता था। अब ड्रामा मौजू नहीं है, फिल्म मौजू है ड्रामे का। बहुत नामवर शख्सियात के साथ यकीनन आपकी वाबस्तगी रही है और रही होगी। किससे ज़्यादा इंस्पायर रहे? मुख्तलिफ शोबों में मुख्तलिफ लोगों के साथ, और बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी रहे और बहुत ज़्यादा उनके साथ वक्त भी गुजरा। मतलब मैं सबसे पहले जो शख्सियत जिसको मतलब मैं बाद में उनके जाने के बाद और जैसे जैसे बड़ा होता रहा, पता चला कि जब मेरे पास उनकी ऑटोग्राफ की हुई पिक्चर्स और या अपनी तस्वीरें उनके साथ रहीं, तो वो सादक़ैन साहब थे। सादक़ैन साहब के साथ एक बहुत ही टाइम जब उन्होंने कराची में अपना वक्त गुजारा, वो फ्रेयर हॉल में ही रहते थे। वो अपने घर जो उनका जो नाज़िमाबाद में घर था, वो अपने नाज़िमाबाद घर में नहीं होते थे। तो मेरे पे जो बहुत ज़्यादा असर रहा वो किसी बहुत बड़ी शख्सियत का रहा। जो सबसे पहला था वो सादक़ैन साहब का था, और वो फिर बाद में पता चला कि वो क्या गौहर नायाब थे इस मुल्क के, और क्या इंटरनेशनल उनका एक काम था, नाम था, उनके शेर, उनका अदब, तो बहुत ज़्यादा मेरे पे उनका सबसे पहले। फिर बाय द टाइम फिर बहुत सारे लोग और भी उसमें शामिल होते हैं। आर्ट्स काउंसिल में तो मौसीकी का अगर हम जिक्र करें तो बड़ा काम हो रहा है, और जैसा आपने भी हमें अभी बताया, आपका क्या किस तरह का ज़ौक़ है मौसीकी के हवाले से? मैं जी बिल्कुल मूड का आदमी हूँ, लम्हों का आदमी हूँ। अच्छा। खुद मैं लम्हों में जीता हूँ और लम्हों में ही अपने आप को रखता हूँ। तो वो जो लम्हा होगा मैं उस लम्हे के साथ उस सब चीज़ों को एंजॉय करूँगा। तो चाहे वो हिप हॉप हो, रॉक हो, क्लासिकल हो, और उसके साथ साथ नीम क्लासिकल हो, गज़ल हो, गीत हो, तो वो सारे के सारी चीज़ें जो है वो मैं सुनता भी हूँ, पसंद भी करता हूँ। और यहाँ पर पसंद नापसंद हर म्यूज़िक फॉर्म की अलग है मेरी। आर्ट्स काउंसिल में असल में फ़नून की जगह है, एक मौसीकी नहीं है। आर्ट्स काउंसिल के जो फ़नून है उसमें फ़ाइन आर्ट्स हो गया, मौसीकी हो गई, रक्स हो गया, उसके अलावा थिएटर हो गया, एक्टिंग हो गई, परफॉर्मिंग आर्ट के शोबों में मीडिया हो गया। ये सारी चीज़ों का मिलके एक आर्ट्स काउंसिल इदारा बनता है। तो म्यूज़िक में हमारे पास म्यूज़िक फैकल्टी है, क्लासेस हो रही हैं हमारे पास इस बार मोर देन 40 टीचर्स आर्ट्स काउंसिल में क्लासिकल, नीम क्लासिकल, वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल क्लासेस हो रही हैं। अहमद शाह साहब हमारे पास आए थे FM पे 107 पे, और उन्होंने वाकई जो बातें की अच्छा लगा बहुत सुन के, उर्दू के हवाले से। और ये कॉन्फ्रेंस जो आप लोग कर रहे हैं ये वाकई बड़ी कामयाब गई है। अच्छा, उर्दू कॉन्फ्रेंस की कामयाबी में ना एक अवामिल तो ये है, एक सबसे बड़ा तो ये है कि एक तसलसल। सबसे पहली बात कि कोई काम तसलसल से हो, दिलजमी के साथ हो और बेहतरीन अंदाज में हो,
तो और मुंतजिम अहमद शाह साहब जैसा हो, जो बिल्कुल एक जिन की तरह काम करते हैं, एक दफ़ा सोच लेते हैं तो सोच लेते हैं। वरना अभी हम पूरी टीम का हिस्सा थे, 3 दफ़ा हमारी मीटिंग हुई कि कोविड के दिनों में इसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो फिर उसको फाइनली हमने डिजिटल पे लेकर गए, ऑनलाइन किया। उसकी वजह से ठीक है फिजिकल प्रेजेंस लोगों की कम रही, लेकिन तमाम हमने कॉन्फ्रेंस को बड़ा कर दिया। ठीक है। हिंदुस्तान से उर्दू के जो जय्यत आलिम थे वो मौजूद थे, दुनिया भर में जहाँ जहाँ उर्दू के बेहतर समझने वाले असातिज़ा जहाँ मौजूद थे, जो फिजिकली कोविड की वजह से ट्रैवल करके नहीं आ सकते थे, वो ऑनलाइन हमसे मौजूद थे। हमने उनको सबको सेशंस में इनवाइट भी किया। तो उसकी वजह से अगर हम इसको देखा जाए तो तादाद लोगों की कॉन्फ्रेंस के अंदर सेशंस की वो इस दफा ज्यादा हो गई। इसलिए ज्यादा हो गई कि बहुत सारे लोग जो अपनी तबीयत की वजह से शायद अगर नहीं भी हो सकता तो नहीं ट्रैवल कर पाते, तो वो अपने घर से हमारे साथ उसमें शामिल हो गए। अच्छा, दूसरा इसको जो एक और अच्छी चीज हुई कि उर्दू का सीना बड़ा कुशादा है, इसमें हमने अपनी मुकामी जुबानें, इलाकाई जुबानों को भी शामिल किया। तो उसमें हमारे पास सिंधी के सेशंस, पंजाबी जुबान के सेशन, बलोची, ब्रोही, पश्तो, ये सारे सेशंस उसके अंदर हमने इसको ऐसा किया कि उसमें गुंजाइश होनी चाहिए ताकि सारे के सारे लोगों को ये लगे कि मादरी जुबान उर्दू है, लेकिन राब्ते की जुबान में, गुफ्तगू की जुबान में दीगर जुबानों को भी हमने उसको साथ लेके चले। तो ये भी एक बहुत बड़ा चार्म है जो किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर ये वाला फ्लेवर नहीं मिलता, जहाँ पे आप दूसरी जुबान की भी बात करें। और इसके साथ साथ फिर हमने ये किया कि इसको फनून के साथ जोड़ा। मतलब अगर 100 साल जुबानों के हो गए तो हमने जुबानों के 100 साल सेलिब्रेट किए। तो थोड़ा सा उसके अंदर एक नयापन था इस दफा की कॉन्फ्रेंस में, उसके मौजूआत की वजह से। अच्छा, हर साल की कॉन्फ्रेंस में और इस कॉन्फ्रेंस में हमेशा जो फर्क आता है मौजूआत हैं। हम मौजूआत रिपीट नहीं करते। जैसे किताबें साल भर में बहुत ज्यादा लिखी जाती हैं, उसी तरीके से अब नसर में और शायरी में जितना काम होता है तो हम कोशिश करते हैं कि नए लोगों को भी मौका दें। इसी वजह से हमारे पास मुशायरे भी 2 हुए, एक सीनियर्स का मुशायरा था, एक नौजवानों का मुशायरा था। मैं फिर वही बात करूंगा यूथ वाली, यूथ एंगेजमेंट अगर होगी, हम अगर यूथ को पजीराई देंगे, जगह देंगे, वो मसनद पे जहां पर अगर प्रोफेसर सहर अंसारी साहब बैठे हैं, पीरजादा कासिम साहब बैठे हुए हैं, और अगर उसी जगह पे अगर नए बच्चे, अगर हिदायत साहिर भी बैठे हैं, शब्बर नाजिश भी बैठे हैं, तो वो फिर एक अच्छा लगता है कि जी अगर वो जा रहे हैं तो दूसरे लोगों को वो अपना काम सौंप के जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी आदमी अपने काम का आखिरी आदमी नहीं हो सकता। सही। ये काम चलेगा तो ही मामलात आगे बढ़ेंगे, वरना फिर यही होगा कि जैसे खान साहब कोई हो जाते हैं तो फिर आप कहते हैं कि वो खान साहब के बाद अब क्या होगा, तो खत्म कोई भी नहीं होता। लेकिन रिवायतों को हमें जोड़ के बड़ों के साथ उस मसनद पे यंगस्टर्स को और नौजवानों को जगह देनी चाहिए ताकि वो तरबियत भी हासिल कर सकें बड़ों से, और उसके बाद उनकी गई हुई जगह को किसी हद तक, देखिए गालिब दोबारा नहीं आ सकते, बिल्कुल ठीक है, शेक्सपियर दोबारा नहीं आ सकते, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि गालिब के पास शायरी नहीं हो रही, हाँ, या शेक्सपियर के बाद कोई लिख नहीं रहा, तो सिलसिला तो चलेगा। अच्छे बुरे का तायुन तो वक्त बाद में करेगा, लेकिन एक सिलसिला चलते रहना चाहिए। तो आर्ट्स काउंसिल में उर्दू कॉन्फ्रेंस उसी तसलसल का एक सिलसिला है जो चल रहा है। सही। कोई मंसूबा, कोई ख्वाहिश, कोई ख्वाब ऐसा जिसकी तकमील आप चाहते हो? जाती? अच्छा, ज़ाती नौयत में तो जो भी रोज़गार है, माश है, वो बड़ा खुशनसीब होते हैं लोग जिनका माश जो है वो उनका हॉबी भी हो या वो उनका शौक भी हो। जैसे लोगों का कहते हैं जी बचपन से जी हमारा शौक था अदाकार बनना, और वाकईतन उनको उसी में रोज़गार भी मिल जाता है, तो ये बड़े खुशनसीब होते हैं और ये बड़े ही ज़्यादा। इसी तरीके से मैं भी ये कहूँ कि मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना या लोगों के काम आना, या इसी में मुझे हमेशा से एक राहत मिली, तो मैं उन ब्लेस्ड लोगों में हूँ कि जिनका जरिया माश उसी तरीके से जुड़ा जैसे मैं चाहता था लोगों के साथ इंटरेक्शन हो, लोगों के मामलात ही में से आपका रोजगार हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सही है। बस एक ख्वाब है, एक चीज़ है कि खुद भी कभी मौका लगा तो फिल्म बनाएंगे, और जाहिर है कि वो एक ऐसा मीडियम है जो, क्योंकि इतना शुरू से देखा है फिल्म को और इतना उसमें जाके रहे भी हैं फिल्म में, कि ख्वाहिश है, ख्वाब है, कभी मौका लगा, हालात अच्छे हुए तो फिल्म भी ज़रूर बनाएंगे। नई नस्ल को कोई पैगाम देना चाहेंगे? बस जो भी करें फिक्र ना करें, हार जीत की परवाह किए बगैर उस काम में डिटर्मिनेशन के साथ करें, लगे रहें। वक्त आता है और सबका वक्त आता है, और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ये एंटी आर्ट सोसाइटी है, और जबकि बात हम सकाफ़त पे कर रहे हैं, कल्चर पे कर रहे हैं, अदब पे कर रहे हैं, तो सोसाइटी आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती। अब तो फिर कुछ पेरेंट्स करने लगे हैं, अगर बच्चा ये कहता है सिंगर बनना है तो अब कुछ करने लगे हैं, थोड़ी सी तब्दीली आई है। वरना कुछ टाइम पहले तक तो बिल्कुल ऐसा हो चुका था कि आप क्या बातें कर रहे हैं, आपको पढ़ना है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन अब कुछ अरसे से ऐसा महसूस होने लगा कि नहीं, अगर आप खेल सकते हैं तो खेल कर भी प्रोफेशनली आप आगे बढ़ सकते हैं, या अगर आप दीगर शोबों की तरफ जो फ़नून के शोबे हैं
उसमें अगर आप कुछ कर सकते हैं तो नहीं, आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर अंदाज में गुजर सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से पेरेंट्स भी, घर के बड़े भी अब बच्चों को मौका दे रहे हैं, तो शायद वो अपने ख्वाब जी लें। तो उनको अपने ख्वाब जीते रहना चाहिए और ख्वाब कहीं ना कहीं ज़रूर पूरे होते हैं। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका काशिफ गिरामी साहब, आप आए, आपने हमें टाइम दिया और बहुत ज़्यादा मुफीद बातें, खूबसूरत बातें हमारे नाजरीन तक आपने पहुँचाई। आपका भी शुक्रिया। और जी अगली एपिसोड तक के लिए इजाज़त दीजिए फ़ाइज़ा कुरैशी को। अगली एपिसोड के में फिर मिलेंगे आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।